हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आप लोग के सामने बायोलॉजी का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ब्लड को देख चुके थे और उसमें ब्लड्स का सारा वो टू द पॉइंट बात किया गया था। तो आप लोग उसको देखिए, समझिए। ठीक है, तो वो भी आपको समझ में आएगा। अगर आप वो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप नहीं देखे हैं, पढ़े हैं ब्लड पहले, तो आप लोग एक बार उसको अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपको दोबारा वो देखिएगा तो याद हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे सेल को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सेल का वो सारा पार्ट्स जो काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग करता है, कंफ्यूजिंग क्रिएट होता है, ताकि समझ में आए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो सारे चीज़ का बात करेंगे और इसी में जो भी टर्म्स आएंगे सेल के अंदर वो सारा इसमें बात होगा। तो सबसे पहले हम लोग अब चलते हैं स्लाइड पर, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे सेल्स का। तो यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सेल्स क्या होता है आपका। सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट या बायोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कहते हैं अगर आप जिसको, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट या बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट वर्ड पे जाइएगा। ठीक है, जो कि अपने हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जैसे मतलब क्या है कि अगर हम लोग देखें तो सबसे छोटा पार्ट है ये सेल। ठीक है, तो सेल के बाद हम लोग क्या, अगर ढेर सारा सेल अगर मिलेगा तो उसके बाद बनता है क्या, टिश्यू। ठीक है, टिश्यू बनने के बाद क्या बनता है, और ये आपका बनता है फिर ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद फिर क्या बनता है, अगर बहुत सारा ऑर्गन बन गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन सिस्टम अगर रेडी हो गया तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो हम लोग अभी हैं वो है आपका, आप लोग का बॉडी। ठीक है, तो ये सबसे क्या है, जो सेल है आपका ये सबसे छोटा पार्ट है, जो कि हम लोग इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें जो भी छोटा छोटा पॉइंट है वो आपको समझ में आएगा। और थोड़ा सा हम शॉर्ट नोटेशन एज ए लिखते हैं, थोड़ा सा उसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि फास्ट लिखना लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो वर्ड हम बोलेंगे उसको आप लोग अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा जो भी सेल इज ए स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, और इसमें अगर पूछा जाए कि इसका डिस्कवरी कौन किया है, तो इसका डिस्कवरी अगर पूछा जाए तो कौन किया है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक डिस्कवरी किए हैं, और जो कि ये डेड सेल का खोज किए थे। रॉबर्ट हुक जो है वो आपका डेड सेल का खोज किए थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सेल बस, ये डेड सेल का खोज किए थे, बट फर्स्ट टाइम यही खोज किए थे। ठीक है, डिस्कवर किए थे, जिसको हम लोग डेड सेल मतलब मरा हुआ सेल, ये इनको ये खोजे थे। फिर उसके बाद अगर पूछा जाए कि लिविंग सेल, ये तो डेड सेल खोजे थे ना रॉबर्ट हुक, अगर लिविंग सेल पूछा जाए तो लिविंग सेल, या जैसे हम लोग लिविंग सेल को क्या कहते हैं, लिविंग सेल का अगर बात किया जाए, या और अगर बात किया जाए बैक्टीरिया, जो इसी के कैटेगरी का आता है, लिविंग सेल में ही आता है। ठीक है, तो इसका खोज कौन किया था, एंटीनियो वैन ल्यूनहॉक। ठीक है, एंटीनियो वैन ल्यूहॉक। ठीक है, ल्यूएनहॉक। स्पेलिंग अगर बोलना चाहे तो हम बोल देते हैं LEVWENHOK। ठीक है, ल्यूएनहॉक। ये आपका लिविंग सेल का खोज किया गया था, और ये रॉबर्ट हुक के बारे में डेड सेल का ये इन्होंने खोज किया था। ठीक है, और अगर इसमें कुछ स्टैटिक पोर्शन हम आपको बता दें, उसके बाद हम लोग डिवीजन करेंगे कि सेल का कितना पार्टीशन होता है, जो यहाँ पे है 1 और 2, तो वो भी अभी बात करेंगे। इसमें कुछ स्टैटिक अभी और है आपका। जैसे इसमें अगर बात किया जाए लार्जेस्ट सेल। ठीक है, लार्जेस्ट सेल आपका कौन सा है, लार्जेस्ट सेल, तो ये है आपका ऑस्ट्रिच का एग जो होता है, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग को हम लोग क्या करते हैं, लार्जेस्ट सेल कहते हैं। और अगर स्मॉलेस्ट सेल का बात किया जाए, स्मॉलेस्ट सेल, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जो कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, एज ए एक बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल हो गया। और अगर पूछा जाए लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल, तो लॉन्गेस्ट सेल आपका क्या हो जाएगा, जो कि हमारे बॉडी में है, ऑफ आवर बॉडी, तो ये आपका हो जाएगा न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन। और अगर पूछा जाए, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, न्यूरॉन को हम लोग हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। और अगर पूछा जाए आपका लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये लार्जेस्ट सेल था, अब लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी आपका एक सेल। अब एक सेल कौन सा एक सेल, जो
रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है सेल, ठीक है, जो फीमेल वाले बॉडी में होता है। और अगर स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाए, स्मॉलेस्ट सेल, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, जो आपका स्पर्म होता है, जो मेल में होता है, ठीक है, स्पर्म। तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट सेल इन बॉडी। और एक सेल हो गया लार्जेस्ट सेल, और लॉन्गेस्ट सेल हो गया आपका न्यूरॉन, जो कि तंत्रिका तंत्र कहलाता है। और स्मॉलेस्ट सेल आपका हो गया माइकोप्लाज्मा, जो कि बैक्टीरिया होता है। और लार्जेस्ट सेल आपका ऑस्ट्रिच का एक होता है। तो ये सब आपको एक स्टैटिक पार्ट था जो कि आपको बता दिया गया। अब यहाँ पे देखिए सेल का डिवीजन होता है टू पार्ट में, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये दो पार्ट में डिवीज़न होता है। अब इसका हम स्पेशली एक स्लाइड बना हुआ है, उसमें हम लोग इसको लेके चलते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम जब प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक का बात करें तो इसमें जो है कि ऐसी कोशिका है ये जिसमें कोई भी प्राथमिक अवस्था में केंद्रक पाया जाता है, मतलब प्राइमरी स्टेज का जो भी यहाँ पे सेंटर, अगर इस कोशिका का बात करें, इस सेल का बात करें, तो इसमें जो है आपका जो सेंटर पाया जाएगा वो प्राइमरी स्टेज का होगा, ठीक है। और ये अविकसित केंद्र हो रहता है, मतलब अविकसित कहने का मतलब पूरा डेवलप अच्छे तरीके से नहीं होता है, बट प्राइमरी स्टेज में कहने का मतलब अविकसित है। और अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, या आपका और क्या हो सकता है, और इसमें क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया एग्जाम्पल रख लीजिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली जो कि उपस्थित नहीं होती। अब केंद्रक झिल्ली क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे ये सेंटर आपको बता दिया गया प्रोकैरियोटिक के बारे में। नेक्स्ट वाले स्लाइड में अच्छे से बताते हैं। और यहाँ पे देखिए यूकैरियोटिक में क्या होता है कि इसमें भी सेंटर होता है, ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि इसमें रियल सेंटर होता है। रियल सेंटर मतलब क्या, पूरा डेवलप्ड सेंटर होता है। और इसमें जो सेल होता है हम लोग काउंट कर, जैसे ह्यूमन का सेल हो गया, ठीक है, या प्लांट्स का सेल हो गया, या आपका फंगस का सेल हो गया, तो ये सब आपका क्या होता है, यूकैरियोटिक में आता है, जो कि इसमें सेंटर जो है ना रियल में डेवलप्ड होता है, ठीक है। और इसमें प्राइमरी स्टेज में सेंटर होता है। इसमें पूरा मतलब कहने का मतलब क्या है, यूकैरियोटिक में कि जो रियल सेंटर है मतलब वास्तविक में सेंटर होता है, बट प्रोकैरियोटिक में जो है ना वो आपका अविकसित होता है, अनडेवलप्ड, पूरा फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है। तो ये आपका मेन डिफरेंस था दोनों में। और अभी हम दोनों को एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, जो कि आपके नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोकैरियोटिक है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए थोड़ा सा वायरस के बारे में, वायरस के बारे में यहीं पे बात कर लेते हैं। हम आपको ब्लड वाले लेक्चर में बताए थे वायरस दो टाइप का, दोनों टाइप से वर्क करता है। एक होता है लिविंग थिंग की तरह भी वर्क करता है, एक नॉन लिविंग थिंग की तरह भी वर्क करता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे जानना क्या है, जब वायरस शरीर के बाहर होता है तो वो नॉन लिविंग की तरह वर्क करता है, ठीक है, जब बॉडी के बाहर होता है। और जब वायरस शरीर के अंदर होता है तो वो लिविंग थिंग की तरह कार्य करता है, मतलब काम करता है, ठीक है। और वायरस जो है आपका अकोशिकीय होता है। अकोशिकीय कहने का मतलब क्या कि इसमें सेंटर जो है ना पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, मतलब प्राइमरी स्टेज में होता है। इसका मतलब क्या है कि जो वायरस होगा आपका वो प्रोकैरियोटिक होगा, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो वायरस होगा आपका वो प्रोकैरियोटिक होगा। और क्योंकि वो अगर बाहर है बॉडी के तो वो आपके नॉन लिविंग थिंग में काउंट होगा। अगर वायरस हमारे बॉडी में है तो वो एक लिविंग थिंग की तरह काम होगा। और जब बॉडी के अंदर आ जाता है तो ये आपका किस तरह वर्क करता है वायरस, यूकैरियोटिक की तरह, ठीक है। अब बॉडी के अंदर हमारा वायरस क्या है, यूकैरियोटिक, और बाहर में है प्रोकैरियोटिक। तो ये आपको दोनों समझना था, ठीक है। तो यहाँ पे सजीव एंड निर्जीव दोनों के बारे में बात किया गया है। और वायरस जो है आपका लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों तरह का वर्क करता है। तो आपको प्रोकैरियोटिक जब बॉडी से बाहर है वायरस, और यूकैरियोटिक जो बॉडी के अंदर है तो वो आपका लिविंग थिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वायरस जो है आपका यूकैरियोटिक की तरह वर्क करेगा। तो ये सब सारा था इंट्रोडक्शन। तो डिवीज़न आपको बता दिया गया। अब प्रोकैरियोटिक का हम लोग सारा इस स्लाइड में देखेंगे, और इसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल का हम कुछ फिगर भी बना है यहाँ पे। अच्छा, इसका है, ठीक है। हम यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं प्रोकैरियोटिक का। तो एक देखिए यहाँ पे एक सेल ऐसे ले लेते हैं, एक सेकेंड, इसमें एक सेल लिया जाएगा,
ठीक है, अब यहाँ पे हम एक सेल बनाते हैं, उसके बारे में हम उसके बाद आपको सारा समझाते हैं। ये है एक आपका सेल। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है इसमें, सेल के अंदर बहुत सारा क्या होता है, इसके बाहर में होता है एक सेल वॉल। ये प्रोकैरियोटिक का बना रहा है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए क्या होता है, एक ऐसे ऐसे थ्रेड टाइप का, ये ऐसे ऐसे डॉटेड होता है, और इसमें जो है वो गोल गोल बबल होता है, ठीक है। वो सारा भी बताते हैं कि ये बबल क्या है, ठीक है। और इसके अंदर सारा वो लिक्विड टाइप का जो भी होता है भरा होता है। ये सारे के बारे में अभी बताएंगे कौन कौन सा पार्ट क्या है। ये आपका है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी के बारे में अगर पढ़ना, तो जो भी ये सेल थ्योरी है, कोशिका का जो सिद्धांत जिसको हिंदी में कहते हैं, ये आपका चिल्ड्रेन एंड सॉवेन ने दिया था। चिल्ड्रेन एंड सॉवेन, SCHLIDEN, चिल्ड्रेन एंड, और एक आपका था कौन, ठीक है। तो इनके द्वारा दिया गया था, और ये सिद्धांत सारे जीव या कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जो भी ये सारा दिया हुआ है यहाँ पे, जितना भी सारा जीव है अपने यहाँ पे अर्थ पे, ठीक है, वो सारे चीज़ क्या कह रहे हैं इनके द्वारा कि वो सारे चीज़ कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अगर कुछ भी चीज़ आपको जीव ऐसे नॉन लिविंग थिंग आपको दिखे, तो वो सारा क्या है आपका सेल से मेड है, ठीक है। तो ये इनके द्वारा बताया गया था। अब यहाँ पे देखिए अपवाद वगैरह एक्सेप्शन आपको बताया गया, जो कि वायरस है, जो कि बाहर होता है तो नॉन लिविंग थिंग, बॉडी के अंदर होता है तो लिविंग थिंग। अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में देखिए आपको बताते हैं, तो ये देखिए सबसे पहले बाहर वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल। ये प्रोकैरियोटिक का बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके जस्ट अंदर वाला अगर जो है ये सेल, ठीक है, अंदर वाला, इसको हम लोग कहते हैं सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसके अंदर में देखिए क्या है, जो ये बबल आपको दिख रहा है, ये बबल वगैरह, तो ये बबल क्या है आपका, डीएनए है, डीएनए। और ये जो थ्रेड टाइप का आपको दिख रहा है, थ्रेड टाइप का, जिस पे थ्रेड के ऊपर बबल वगैरह सब लगा हुआ है, तो एज ए एग्जैक्टली हम तो हाथ से फिगर बनाए, रफ है, ठीक है। तो वो थ्रेड आपका क्या है, क्रोमोजोम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में गुणसूत्र, क्रोमोजोम, ठीक है। तो थ्रेड आपका क्रोमोजोम है, और थ्रेड पे जो बबल है वो आपका डीएनए है, और सबसे बाहर वाला जो वॉल है उसको कहते हैं सेल वॉल, और उसके बाद वाला जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो भी चीज़ भरा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में साइटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर था, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। और क्रोमोजोम का जो कंपोजिशन होता है, अगर पूछा जाए कि क्रोमोजोम का कंपोजिशन जो होता है, ये जो क्रोमोजोम है आपका, जो ये धागा वाला है क्रोमोजोम, तो इसका कंपोजिशन अगर पूछा जाए कि कैसे बनता है, तो ये आपका डीएनए प्लस एक होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन नाम का एक प्रोटीन है, इसी के कंपोजिशन से ये आपका क्रोमोजोम बनता है। मतलब ये थ्रेड पे जो बबल है ये डीएनए है, और इसमें एक हिस्टोन प्रोटीन भी है, जो कि ये क्रोमोजोम पूरा फॉर्मेशन होता है इसका, ठीक है। तो आपको सिर्फ समझना है। और इसमें जो जो भी आपका गोल गोल यहाँ पे दिख रहा है आपको बबल टाइप का, ये आपका डीएनए है, ठीक है। और धागे जैसा जो आपको दिख रहा है वो आपका क्रोमोजोम है, और कोशिका द्रव्य आपका, ये जो सारा चारों तरफ आपके इधर जो सारा भरा हुआ है डॉटेड, ये सारा आपका लिक्विड फॉर्म में कोशिका द्रव्य है। और आपका बाहर वाला सेल के जस्ट अंदर वाला जो सेल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाहर वाला सेल को कहते हैं सेल वॉल। तो ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल का। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल का। सेल वॉल का बात करते हैं। अब सेल वॉल का काम क्या है और ये कहाँ मिलता है। सबसे पहले अगर सेल वॉल का बात करें तो ये आपका प्लांट में या कोई भी जीव में या कवक में सबसे बाहरी जो सतह होता है, सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और ह्यूमन में सेल वॉल जो होता है नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो यूकैरियोटिक में आता है, प्रोकैरियोटिक का बात नहीं है। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से आते हैं, प्लांट आते हैं,
जीव आते हैं, जीव और कवक। कवक में सबसे बाहर वाला जो सतह होता है सेल वॉल कहलाता है। बट ह्यूमन सेल में अगर बात किया जाए तो सेल वॉल कोशिका भित्ति जो होता है हिंदी इसका, वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। और प्लांट की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, ये आपको जानना होगा। तो प्लांट का जो आपका सेल वॉल है वो आपका बना होता है सेल्यूलोज का। तो प्लांट का सेल वॉल आपका बना होता है सेल्यूलोज का, ठीक है। और अगर आपका फंगस का पूछा जाए तो फंगस का सेल वॉल आपका बना होता है साइटिन का, साइटिन का, ठीक है। तो साइटिन क्या होता है, साइटिन नहीं काइटिन, इसको हम लोग पढ़ेंगे काइटिन, ठीक है। और सेलुलोज जो होता है आपका वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो सेलुलोज आपका क्या कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, और आपका फंगस क्या होता है, साइटिन से बना होता है। और अगर बैक्टीरिया का पूछा जाए तो बैक्टीरिया में जो आपका सेल वॉल होता है वो आपका पैक्टिन से बना होता है, ठीक है। पैक्टिन होता है एक आपका जो कंपाउंड होता है पैक्टिन, उससे बना होता है। और ये पैक्टिन का जो कंपोजिशन अगर देखा जाए तो इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का मिक्सचर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैक्टिन। तो सेल वॉल आपका बता दिया गया, प्लांट का किससे, फंगस का किससे, और बैक्टीरिया का किससे। अब इसका फंक्शन का अगर बात किया जाए, इसका जो वर्क होता है किसका, सेल वॉल का, तो ये वर्क क्या होता है, तो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। जो भी आपका जो सेल है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं सेल वॉल के थ्रू। और इसको लाइट से या ज़्यादा टेम्परेचर से या लो टेम्परेचर, जो जैसे हम लोग को गर्मी लगता है तो ये जो प्रोटेक्शन करता है सेल का, यही सेल वॉल करता है। टेम्परेचर से वो प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद आपको ज़्यादा हाई लाइट आ गया तो उससे प्रोटेक्ट करता है। तो बाहर में मान लीजिए जो भी कुछ प्रोटेक्शन करना हो तो वो सेल वॉल ही करता है आउटर स्पेस से, ठीक है। और इसका अगर पूछा जाए नेचर कैसा होता है सेल वॉल का, सेल वॉल का नेचर, तो ये आपका नेचर होता है परमीएबल, ठीक है। परमीएबल मतलब एक तरह का प्रोटेक्शन कहने का मतलब क्या कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ अंदर जाएगा ही नहीं, मतलब जाता है जो ज़रूरत का चीज़ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचर अगर इसका पूछा जाए, प्रवृत्ति, इसको प्रागम्य हिंदी में कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं परमिएबल, PERMEABLE, ठीक है, परमिएबल, ठीक है। तो ये आपका है नेचर। अब यहाँ पे हम लोग सारा सेल वॉल के बारे में बात कर चुके। अब हम लोग बात करेंगे किसका, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये है आपका सेल वॉल के जस्ट सेकंड वाला पार्ट, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका अब बात करते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये एक क्या है, जो भी आपका जंतु होता है या जो भी जीव होता है उसकी कोशिका के सबसे बाहरी वाला सतह है, सेल का सबसे बाहर वाला सतह, ठीक है। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी सतह होती है ये आपका सेल मेम्ब्रेन्स, या पौधे, कवक और बैक्टीरिया की दूसरी सतह होती है। अगर बात किया जाए कि ह्यूमन बींग्स का, तो ये आपका सबसे आउटर सरफेस होता है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, जो यूकैरियोटिक में आता है। बट प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, ये पौधे और कवक जो आपका है या बैक्टीरिया है उसके दूसरे सतह का ये पार्ट है, मतलब सेल वॉल के बाद वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड स्टेप है आपका, ठीक है, इसमें पौधे के लिए। और ये फैट और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, आपको ये जानना है। इसका कंपोजिशन अगर पूछा जाए तो ये आपका फैट प्लस प्रोटीन होगा, ठीक है। तो आपका ये सेल मेम्ब्रेन्स किससे बना होता है, फैट एंड प्रोटीन से। तो इसका मतलब क्या है कि सेल एंड प्रोटीन को अगर मिक्स करके देखा पूछा जाए, आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किससे होता है, तो आपका फैट एंड प्रोटीन कहिएगा। और अगर बात किया जाए कि सेल मेम्ब्रेन मुख्यतः किससे बना होता है, ये तो दोनों है, बट इसमें मेन रोल इसका जो होता है फैट का होता है, मतलब फैट से ज़्यादा परसेंटेज फैट का होता है, ठीक है। तो ये आपको जानना था। अब इसका फंक्शन जान लीजिए, फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का। ये क्या करता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पोषक तत्व को ट्रांसफ़र करता है। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो भी आपका न्यूट्रिएंट्स होता है, जो पोषक तत्व होता है, वो एक सेल से दूसरे सेल में उसको ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो इसका काम क्या हो गया सेल मेम्ब्रेन्स का, कि आपका न्यूट्रिएंट्स को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करना, ठीक है। अब यहाँ पे कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति कैसे होती है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स। इसकी प्रवृत्ति अगर पूछा जाए तो यहाँ पे देखिए सेल वॉल का था परमेबल, और इसका अगर नेचर पूछा जाए तो इसका नेचर होता है सेमी परमेबल, ठीक है, सेमी परमेबल मतलब अर्ध परागम्य हिंदी में, ठीक है। और इसको हम लोग
सारा नेचर इसका समझ गए। ये क्या करता है, पोषक तत्व का ट्रांसफर करता है, न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका, कोशिका द्रव का, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि अंदर में ये वाला लिक्विड पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म का। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, यह क्या होता है, एक कोशिका का द्रव्य भाग होता है, लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, यह जल तथा नमक से मिलकर बना होता है। जल तथा नमक कहने का मतलब वाटर एंड सॉल्ट से। इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, यानी कि वाटर का अगर पूछा जाए परसेंटेज, वो आपका ज़्यादा होता है, और ये फॉर्मेशन आपका वाटर प्लस सॉल्ट से होता है। ठीक है, और इसको हम लोग साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसका फंक्शन अगर पूछा जाए, वर्क ऑफ साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, कोशिका को ह्यूमिडिटी प्रदान करता है, मतलब नमी प्रदान करता है, नमी देता है। और ये क्या करता है, एक ही कोशिका में पोषक तत्वों का संचार कराता है। संचार कहने का मतलब ट्रांसफ़र, कि एक ही टाइप के जो सेल्स होते हैं उसको क्या करता है, कोशिका में पोषक तत्वों का संचार कराता है। ठीक है, ट्रांसफ़र कराता है। और ये जो हम लोग पिछले वाले सेशन में ब्लड में भी बोले थे कि जिसमें सेंटर होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, और आपका उसमें साइटोप्लाज्म के थ्रू जो है ना वायवीय शोषण होता है, मतलब सांस लेता है सेल्स। तो इसमें साइटोप्लाज्म का क्या वर्क है कि वायवीय शोषण साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में ही होता है वायवीय शोषण। ठीक है, और कोशिका द्रव्य में 2 एटीपी ऊर्जा बनता है, एटीपी ऊर्जा। ठीक है, एटीपी मतलब क्या होता है, तो ये आपका क्या है, ऊर्जा का एक यूनिट है, जो हमारे बॉडी में अगर कोई भी एनर्जी है, ऊर्जा जो डेवलप होता है या ट्रांसफ़र होता है, एटीपी के फॉर्म में हम लोग काउंट करते हैं। तो आपको एटीपी के भी बारे में बताएंगे अभी। तो एटीपी, इसमें 2 एटीपी ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है, किस में, आपका साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 पार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, आपका डीएनए हम पढ़ेंगे उसमें, यूकैरियोटिक में। अब यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम बचा हुआ है। क्रोमोसोम कहाँ है, ये वाला जो आपका धागा वाला पार्ट है, जिसमें आपका डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलके बना होता है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम को। तो क्रोमोसोम का अगर बात किया जाए, तो जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गुणसूत्र। इसमें क्या होता है, जो भी फॉर्मेशन होता है, इसमें क्या क्या होता है, डीएनए होता है और आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है, इससे मिलकर बना होता है, ये आपको पता है। और इसका फंक्शन का बात किया जाए, तो जो भी आपका इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होता है, जो कि एक से दूसरे में जो ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसमें वो क्या करता है, हेल्प करता है ये क्रोमोसोम। ठीक है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मतलब अनुवांशिकता को ट्रांसफ़र करता है। और ये स्मॉल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम अगर पूछा जाए कि कौन होता है स्मॉल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, तो आपका स्मॉल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, आप जीन सुने होंगे ना, जीन, GENE। ठीक है, तो ये आपका स्मॉल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम है। और जीन जो है आपका इसी से बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन, डीएनए प्लस हिस्टोन। ठीक है, तो इसी से आपका जीन भी बना होता है। और आपका जीन जो वर्ड है, ये जीन वर्ड कहाँ से आया, ये भी आपको जानना चाहिए। तो एक जॉनसन, JOHNSON, ठीक है, जॉनसन जो एक थे व्यक्ति, वो वर्ड ये दिए थे, जीन्स। ठीक है, तो ये आपका प्रोकैरियोटिक के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यही था, टू द पॉइंट, इतना सही आपको समझना है। जिसमें आपको पढ़ना था साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम, सेल वॉल, ठीक है, और आपका सेल मेम्ब्रेन्स, ये सब पढ़ना था। और डीएनए का हम लोग बात करेंगे, यूकैरियोट, इसको अलग से डीएनए पढ़ेंगे, क्योंकि डीएनए आरएनए एक अलग से टॉपिक है। तो इस स्लाइड में सिर्फ प्रोकैरियोटिक का बात किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक जिसके में क्या होता है, ये देखिए आपका सेल बना दिया गया है यूकैरियोटिक का, हम बनाया कलरफुल थोड़ा है। तो यूकैरियोटिक का देखिए क्या होता है, इसमें जो सेंटर होता है वो रियल सेंटर होता है। और ये ह्यूमन बींग्स जितना भी हम लोग हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग का जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक होता है। अगर इसका डिवीज़न किया जाए तो इसमें भी 2 डिवीज़न होता है यूकैरियोटिक में। एक में होता है प्लांट सेल, ठीक है, और एक में होता है आपका एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर प्लांट सेल का बात किया जाए, तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। बट एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, वो डायरेक्ट आपका सेल मेम्ब्रेन्स होता है एनिमल सेल में, ठीक है, और प्लांट सेल में आपका सेल वॉल होता है। ठीक है, और आपका देखिए इसमें प्लांट सेल में क्या होता है कि इसमें जो है बहुत सारा वो ब्लैंक पाया जाता है। इसके सेल में अगर बात किया जाए,
इसमें बहुत सारा ब्लैंक पाया जाता है और इसमें क्या होता है, जो प्लांट सेल है उसमें आपका फूड प्लस अगर बात किया जाए वाटर, फूड प्लस वाटर इसको स्टोर करके रखता है। अभी जस्ट हम लोग प्रोकैरियोटिक में पढ़े, जो न्यूट्रिशंस को ट्रांसफ़र करता है न्यूट्रिएंट्स को, और या वाटर स्टोरेज करता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो ये आपका क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होल होता है, मतलब स्पेस होता है, और उसमें फूड और वाटर स्टोर करता है आपका प्लांट सेल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका एनिमल प्लांट में क्या होता है कि इसमें जो भी आपका ब्लैंक या होल या छेद होता है वो आपका छोटा छोटा होता है, स्मॉल स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल। तो ये डिफरेंस आपको बता दिया गया प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्लांट का कलर ग्रीन किसके कारण होता है, तो आपको आंसर देना है, एक है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक जिसको हम लोग कहते हैं हरित लवक। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण प्लांट का कलर क्या होता है, हरा होता है। और इसमें क्या होता है, एनिमल सेल में ये क्लोरोप्लास्ट जो है एब्सेंट होता है, बट इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल होता है, इसलिए ये ग्रीन दिखता है प्लांट सेल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एनिमल सेल का। तो ये है आपका एनिमल सेल, ठीक है, जो कि आपके पास ये फोटो है, बनाया गया है एनिमल सेल। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बता दें कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ये बाहर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका जो सेल वॉल के जस्ट बाद वाला भाग, ठीक है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये जो पार्ट है आपका, ये जो टोटल ये गोल जैसा जो दिख रहा है, ये है आपका क्या, सेल केंद्रक, इसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ जो डॉटेड डॉटेड बना हुआ है गोल गोल, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए, ठीक है। और ये धागा टाइप का जो है ग्रीन ग्रीन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोजोम, ठीक है, क्रोमोजोम। और सेल मेम्ब्रेन बता दिया गया, डीएनए बता दिया गया। और ये जो आपका ब्राउन ब्राउन है, इसको हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, वो आपको बताएंगे क्या होता है गोल्जी बॉडी। और ये जो बाहर वाला सेल है ब्लू वाला, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये था आपका सेल मेम्ब्रेन, ये बाहर वाला, और ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए ये डॉटेड वाला सब, तो ये है आपका कोशिका द्रव्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, ठीक है। और अगर पूछा जाए ये जो आपका ब्लू वाला ये इस तरह से है, ये चल रहा है, तो ये क्या है, ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो आपका है ब्राउन वाला, इसके अंदर जो कुछ डॉटेड है, तो ये है आपका बाहर वाला जो ये है पूरा वो स्पेस बाहर वाला आउटर सरफेस, इसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। और इसके अंदर जो है इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये, ठीक है। तो ये आपका एनिमल सेल का सारा पार्ट आपको यहाँ पे आपके सामने है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक एक करके बारे में सारे के बारे में फैक्ट जानेंगे, और ये आपका एनिमल सेल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, डीएनए आरएनए को पढ़ेंगे, तो ये आपका सेल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रोकैरियोटिक के बारे में बता दिया गया। अब यूकैरियोटिक है, ये आपका एनिमल सेल्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या बताया गया आपको, न्यूक्लियस बताया गया, सेल मेम्ब्रेन्स बताया गया, डीएनए बताया गया, क्रोमोसोम बताया गया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स बताया गया, और ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका लाइसोसोम है, ये आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, और ये आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। और ये आपका क्या है, गोल्जी बॉडी। तो ये सारा हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग फंक्शंस क्या है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करें न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट नंबर, तो केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। जो भी आपका न्यूक्लियस है केंद्रक, वो क्या होता है, झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। अब झिल्ली क्या है इसमें, झिल्ली क्या है, अब इसमें ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन्स है वो आपका क्या है, झिल्ली है। तो जो ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कहाँ गया, ये जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियर झिल्ली है। तो इसके द्वारा ये सारा घिरा हुआ है, तो यहाँ पे ये बताया गया। और इसमें देखिए क्या है, एक चीज़ और इसमें बताया गया कि इसका डिस्कवर कौन किया था,
जो ये न्यूक्लियस है इसका डिस्कवर कौन किया था? तो ये आपका डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसका डिस्कवर किया गया है और इसमें अनुवांशिकता का केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, अगर इसको पूछा जाए, इसको हम लोग जेनेटिक हब भी कहते हैं। किसको? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक हब, या इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ सेल या जेनेटिक हब, यानी कि न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल और जेनेटिक हब। तो आपका न्यूक्लियस है और इसमें देखिए क्या होता है, कोशिका जो झिल्ली है आपका, इसमें कोशिका द्रव होता है। देखिए कोशिका जो झिल्ली है आपका, ये आउटर वाला पार्ट, इसके अंदर क्या है? कोशिका द्रव है। ठीक है, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, वो भी आपको बता दिया गया। और इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म का अगर कंपोजिशन देखें तो इसमें क्या होता है आपका? मैक्सिमम वाटर होता है और थोड़ा सा सॉल्ट होता है। मैक्सिमम वाटर होता है और थोड़ा सा सॉल्ट होता है। और केंद्रक में डीएनए होता है। ये जो सेंटर है इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है डॉटेड वाला, रेड रेड जो डॉट है। ठीक है, ये आपका क्या है? डीएनए है। ठीक है, और इस डीएनए में मदर और फादर दोनों का डीएनए होता है। ये जो डीएनए है आपका, इसमें मदर और फादर दोनों का डीएनए होता है, मदर एंड फादर का। ठीक है, तो ये भी आपको समझ के रखना है। तो डीएनए का जो यहाँ पे होता है एनिमल सेल में, इसमें मदर और फादर दोनों का डीएनए होता है। और अगर पूछा जाए, एक वर्ड होता है आपका, एक ये यहाँ पे एक टर्म आता है प्रोटोप्लाज्म, PROTOPLASM। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? जीव द्रव्य। तो ये आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों के से मिलकर बना होता है, जो कि आपका कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव्य दोनों के मिलकर बना होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए, मतलब ये दोनों को अगर मिला के बोला जाए, तो हम लोग कहते हैं इसमें प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और इसका डिस्कवर अगर पूछा जाए प्रोटोप्लाज्म का कौन किया है, तो पुरकिंज एक नाम के थे, पुरकिंज एक नाम के जो थे वो इसका डिस्कवर किए थे। ठीक है, और पूरे सेल में कौन सा द्रव होता है? तो ये पूरे सेल में अगर बात किया जाए तो यही द्रव होता है, प्रोटोप्लाज्म, पूरे सेल में। ठीक है, और इसको हम लोग अदर नेम में लिविंग फ्लूइड भी कहते हैं, मतलब जो जीवन वाला फ्लूइड, लिविंग फ्लूइड। ठीक है, और ये जो थे पुरकिंज, ये क्या कहे थे कि इसको हम लोग लिविंग फ्लूइड ऑफ सेल कह सकते हैं, जिसको हम लोग सजीव द्रव्य भी कहा जाता है। लिविंग फ्लूइड ऑफ सेल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सजीव द्रव। तो ये आपको बता दिया गया। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और इसका डिस्कवर कौन किया है? इसका डिस्कवरी अगर देखा जाए तो रिचर्ड एटमन की है, इसका रिचर्ड एटमन। ठीक है, रिचर्ड एटमन इसके डिस्कवर्ड की है इसको। और इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और इसका अगर वर्क देखा जाए तो ये क्या करते हैं, जो वायवीय श्वसन होता है वो सेल जो अगर ब्रीदिंग करते हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है, सेल का ब्रीदिंग यहाँ पे है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो आपका ब्लू वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ से लगभग 36 ATP का ऊर्जा बनता है। ठीक है, एनर्जी बनता है। ठीक है, जो कि सेल को एनर्जी के लिए वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ पे ATP का फुल फॉर्म आपको बताए थे कि बता देंगे। तो ये आपका है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसको हम लोग करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं ATP को। और माइटोकॉन्ड्रिया लगभग 36 ATP एनर्जी जनरेट करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा ATP पर निर्भर रहता है। अगर ATP जो आपका है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, वो आपका अगर नहीं रहे तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं काम करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा ATP पर निर्भर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी से भी DNA में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अगर बात किया जाए तो उसमें भी DNA पाया जाता है, केंद्रक के अलावा, सेंटर के अलावा इसके अंदर भी आपका DNA मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA होगा और आपका सेंटर के भी अंदर DNA होगा। ठीक है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया में केवल मदर का DNA होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें अगर DNA पूछा जाए तो DNA सिर्फ आपका इसमें मॉम का होगा। ठीक है, और इसमें आपका DNA फादर का नहीं होगा।
अगर दोनों का डीएनए पूछा जाए तो ये आपका सेंटर में सिर्फ होगा। ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, एनर्जी हाउस है, और ये डिस्कवर्ड कौन किया, रिचर्ड एटमन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी को। अब गोल्जी बॉडी के बारे में जान लीजिए। गोल्जी बॉडी हम लोग इसको गोल्जी कॉय हिंदी में कहते हैं, और इसका डिस्कवर अगर पूछा जाए तो कैमिलियो गोल्जी एक नाम के थे, तो इसको हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी। और इसका काम अगर पूछा जाए, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, सेल के पोस्ट ऑफिस से इसको जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है वो हम बताते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड और बैड फूड है उसको ये कंट्रोल करता है। अगर आप गंदा खाना खाए तो उसका कंट्रोल करेगा ये, अगर अच्छा खाना खाए तो वो एक्सेप्ट करेगा। तो इसका फंक्शन क्या है, टू कंट्रोल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड बैड फूड, गुड और बैड फूड का ये ट्रांसपोर्टेशन में कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या कंट्रोल होना चाहिए, किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, वो ये वर्क करता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी आल्सो नोन एज क्या होता है, किडनी ऑफ सेल। किडनी ऑफ सेल अगर पूछा जाए कौन होता है तो हम कहेंगे गोल्जी बॉडी को। ठीक है, और ये कोशिका जो होता है आपका, कि कोशिका का जो गंदगी होता है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, क्योंकि ये किडनी ऑफ सेल है, तो जो सेल के अंदर जो गंदगी है उसको निकालने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। और यहाँ पे गोल्जी बॉडी कौन है आपका, तो ये आपका ब्राउन वाला जो यहाँ पे ये एरिया दिख रहा है, ये सब सारा क्या है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो ये आपका किडनी ऑफ सेल होता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, पढ़ते हैं लाइजोसोम को। अब लाइजोसोम क्या होता है, तो लाइजोसोम क्या होता है, ये आपका सुसाइड बैग के नाम से कहलाता है। अब सुसाइड बैग क्या है ये भी बताएंगे कैसे होता है। और इसका डिस्कवर अगर पूछा जाए तो क्रिश्चियन डी ध्रुव DUV, ठीक है, क्रिश्चियन डी ध्रुव, ये आपके डिस्कवर किए हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइड बैग। अब इसमें देखिए क्या होता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो आपका लाइसोसोम में भी पाया जाता है, क्योंकि हम ये फिगर में अभी जस्ट बताएं आपको कि ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये आपका लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये सुसाइड बैग है कैसे, वो आपको बताते हैं कि देखिए हाइड्रोलाइटिक लाइसोसोम इसके अंदर पाया जाता है, लाइसोसोम के अंदर। तो इसी एंजाइम को जहाँ पर भी पानी मिलता है या पानी वाले भाग को ब्रेक कर देता है। ठीक है, जो भी आपका जो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, इसको जहाँ पर भी वाटर मिलता है वो क्या करता है, वो वाटर को ब्रेक कर देता है। ठीक है, ब्रेक कर देता है मतलब वाटर को ख़त्म कर देता है, हटा देता है। तो हमारे कोशिका में 2 फेज़ होते हैं। ठीक है, 2 फेज़ कहने का मतलब एक आपका जब इनिशियल फेज है जब आपका सेल ग्रोथ करता है, और एक आपका दूसरा फेज़ कौन सा हो जाएगा, जब आप बूढ़े हो जाते हैं या डेड होने लगते हैं तो सेल आपका कम होने लगता है। तो अब उसमें देखिए क्या फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, जब कोशिका बढ़ रहा होता है, मतलब जब हम लोग ग्रोथ कर रहे होते हैं, बचपन में अगर बात किया जाए छोटे में, तो कोशिका बढ़ने की अवस्था में होता है। तो अगर बॉडी में कहीं से बैक्टीरिया या वायरस आ जाता है तो लाइसोसोम उसे किल कर देता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वायरस और बैक्टीरिया आ गया तो लाइसोसोम उसको तो किल कर ही देगा। ठीक है, किल कर देता है। तो यहाँ पे आपका देखिए ये काम हो गया लाइसोसोम का। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सुसाइड बैग। बट दूसरे में क्या होता है, सेकेंड फेज में जब कोशिका बूढ़ा होने लगता है, जब बूढ़ा हो जाता है तो मरने की अवस्था में आता है। तो जब मरने लगता है तो उस टाइम ये लाइसोसोम क्या होता है, फट जाता है। लाइसोसोम का जो आपको लोकेशन अभी दिखाए पिछले वाले स्लाइड में, वो क्या होता है, फट जाता है। अब फट जाने के कारण क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है वो आपका इसके अंदर में जो होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वो बाहर निकलने लगता है। जब बाहर निकलने लगता है तो कोशिका द्रव्य में मिल जाता है। जब कोशिका द्रव्य में मिल जाता है तो कोशिका द्रव्य में मैक्सिमम क्या होता है, वाटर प्लस सॉल्ट। तो कोशिका द्रव्य का हिंदी इंग्लिश क्या होता है, कोशिका द्रव्य में क्या होता है, वाटर प्लस सॉल्ट मिल जाता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो उसमें वाटर और सॉल्ट मिक्स हो जाता है, मिक्स रहता है। तो उसमें क्या होता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिल जाता है। तो मिल जाने के बाद पूरी कोशिका में क्या होता है, पूरे सेल में वो फैल जाता है। फैल जाने के कारण जिससे सारी कोशिका मर जाती है। ठीक है, जो भी आपका सेल होता है वो अपने आप वो ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं आत्महत्या, यानी कि सुसाइड बैग।
सुसाइड बैग हम लोग लाइसोसोम को क्यों कहते हैं, यानी कि सेकेंड फेज में ये सारा प्रोसेस होता है सुसाइड बैग का। और यहाँ पे ये सारा आपको बता दिया गया कि कैसे लाइसोसोम क्या है, आत्महत्या की थैली है। ठीक है, आत्महत्या की थैली हिंदी में कहते हैं हम लोग। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। अब इसका अगर देखा जाए, दो स्टेज आपको बताएं। फर्स्ट स्टेज आपका वो बताएं बचपन वाला, और सेकंड स्टेज बताइए या मेच्योर स्टेज या बूढ़े जब हो रहे हैं तब। तो जब कोशिका बन रही होती है तो उस समय बॉडी के बैक्टीरिया वायरस नष्ट हो जाता है, बात तो सही है। बट सेकेंड में क्या होता है कि मैच्योर जब हो जाता है तो उस अवस्था में पूरा कोशिका को ही तोड़ देता है। तो इसीलिए हम लोग इसको सुसाइड बैग कहते हैं। इसका मुख्य कार्य आपको बता ही दिया गया। और अगर पूछा जाए कि इंट्रासेल डाइजेशन अगर पूछा जाए तो इसी को कहा जाता है। ये क्या करता है लाइसोसोम, ये इंट्रासेल डाइजेशन करता है, मतलब अंतर कोशिकीय पाचन ये कर लेता है। मतलब जो अपने की कोशिका का पाचन कर ले, मतलब खुद अपनी कोशिका को खा जाता है। ठीक है, और लाइसोसोम इसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी का एक पार्ट होता है। लाइसोसोम क्या है आपका, गोल्जी बॉडी का एक पार्ट होता है। अब गोल्जी बॉडी क्या है वो आपको बता ही दिए हैं कि ये आपका क्या है, किडनी ऑफ सेल है, इसी का पार्ट होता है। ठीक है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम गोल्जी बॉडी का पार्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। तो राइबोसोम पढ़ने के लिए, अच्छा राइबोसोम इसमें यहाँ पे बनाए हैं ना, यहाँ पे देखिए आपका है राइबोसोम अभी बताते हैं। जैसे देखिए ये आपका क्या है, सेल है। ठीक है, तो सेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे दो डॉट होता है, मतलब यहाँ पे ये होता है राइबोसोम, और यहाँ पे सेंटर होता है, राइबोसोम भी होता है। इसमें शायद बनाए हैं वैसे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, अच्छा यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, राइबोसोम, इसमें राइबोसोम होता है। यहाँ पे देखिए ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका दो गो राइबोसोम हो गया। और इसमें देखिए क्या है कि दो एक ऐसे करके ये होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, एक को कहते हैं प्लास्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, इंडोप्लासिक रेक्टिकुलम। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक होता है आपका इंडोप्लास्टिक रेस्टिकुलम, और एक होता है आपका ये भी आपका इंडोप्लास्टिक रेसिकुलम होता है। और इसका अगर बात किया जाए तो इसका भी दो डिवीज़न होता है। तो एक होता है आपका आर ई आर, और एक होता है आपका डिवीज़न SER। तो RER क्या होता है, ये RER का फुल फॉर्म क्या है, इसको हम लोग कहते हैं रफ इंडो प्लास्टिक रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और इसको कहते हैं हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, ये है आपका स्मूथ वाला और ये है आपका रफ वाला। अब यहाँ पे सारा क्या मैकेनिज्म है वो बताते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे राइबोसोम को। अब इसका डिस्कवरी का अगर बात किया जाए तो ये डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया है, ये डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था, अच्छा इसको देख के बताते हैं। ठीक है, ये कमेंट में आप लोग बताइए। ठीक है, राइबोसोम किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम का अगर बात किया जाए तो ये आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और ये प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटीन से बना नहीं होता है, ये क्या करता है, हेल्प करता है प्रोटीन फॉर्मेशन में, ये प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। और राइबोसोम जो है ना मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका 70S और एक होता है आपका 80S। अब ये 70S और 80S क्या है वो बताते हैं। एस इज, अगर पूछा जाए कि एस क्या है इसमें, तो इसको कहते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, और ये है आपका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट 80S वाले में। और 80S 70S ने बस ये जान लीजिए। और इसको हम लोग एस को हम लोग एक और नाम भी कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं साइडबर्ज कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका स्पेलिंग अगर देख लीजिए, साइडबर्ज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है अब इसको समझ लीजिए। जब हम किसी भी दो चीज़ को, ठीक है, जो कि हाई स्पीड पर अगर किसी को घुमाते हैं तो क्या होता है, जो भी वस्तु अपना घनत्व के अनुसार नीचे बैठ जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दो चीज़ हम मूव कर रहे हैं तो वो क्या करता है, जिसका ज़्यादा डेंसिटी होता है वो ज़्यादा नीचे जम जाता है, और जिसका कम डेंसिटी होता है तो वो
मूव करता रहता है थोड़ा देर तक, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 70s का मतलब क्या है कि ये जो 70s है आपका, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर पाया जाता है, और 80s जो है आपका, ये आपका यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसके अंदर पाया जाता है। मतलब राइबोसोम दोनों सेल में होता है, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। और ये आपका 70s और 80s जो दो टाइप का राइबोसोम होता है, वो क्या करता है आपको, 70s प्रोकैरियोटिक में होता है और 80s यूकैरियोटिक में होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछा जाए, बैक्टीरिया और ह्यूमन में कौन सा टाइप का राइबोसोम उपस्थित होता है, तो ये आपका 70s वाला जो है ये आपका बैक्टीरिया में होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, तो ये आपका बैक्टीरिया में होता है। और आपका यूकैरियोटिक ये आपका ह्यूमन में होता है 80s वाला। तो 80s वाला राइबोसोम मतलब ज़्यादा अमाउंट वाला, मतलब ज़्यादा सेडिमेंटेशन होगा इसका। ठीक है, तो आपका ह्यूमन वाले में होता है 80 वाला, और बैक्टीरिया में होता है 70 वाला। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक बता दिया गया। अब यहाँ पे देखिए जो आपको बता दिया गया, यहाँ पे जो EPR बताए हम यहाँ पे, तो ये आपका इंडोप्लासिक रेक्टिकुलम, इसका देखिए दो पार्ट होता है, जो कि आपका राइबोसोम और सेंट्रल के यहाँ बीच में होता है कहीं भी, ये सेल का पार्ट है। अब इसमें देखिए दो डिवीज़न है। अब इसमें ये आपको बताने का रीज़न क्या है मेन, क्योंकि यहाँ पे जो रफ़ और स्मूथ का बात किया गया है, वो राइबोसोम के कारण ही रफ़ और स्मूथ होता है, तो वो हम आपको अभी बताते हैं। ये आपका जो है EPR ये दो टाइप का होता है, SER और RER। ठीक है, तो SER क्या होता है आपका, इसको हम लोग कहते हैं स्मूथ वाला, और RER को कहते हैं रफ़ वाला। अब इसमें देखिए क्या है रफ़ वाला का, कि बाहर वाले जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम के कारण ये खुरदरा हो जाता है। ठीक है, अगर बाहर में जो है ये EPR, ये जो है नॉर्मली सेल के अंदर यहाँ पे क्या है, राइबोसोम। ठीक है, और ये राइबोसोम है, राइबोसोम के जस्ट बाहर में सरफेस में ये है। तो EPR जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम के कारण क्या होता है, ये खुरदरा हो जाता है बाहर वाला पार्ट। एक होता है आपका अंदर वाला पार्ट स्मूथ वाला, और एक होता है बाहर वाला पार्ट। तो ये बाहर वाला पार्ट राइबोसोम के कारण खुरदरा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रफ क्या बताया गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और आपका स्मूथ वाला भाग क्या है, जो इसके अंदर होता है, मतलब जिसमें स्टोर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फैट फैक्ट्री कहते हैं इसको। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हम लोग फैट फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका फैट स्टोर करता है, ये आपका अंदर में होता है। और इसमें देखिए RER में अगर राइबोसोम RER को अगर इसमें कंबाइंड कर दें राइबोसोम को, ठीक है, तो ये टोटल दोनों मिलके क्या कहते हैं हम लोग इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये आपका है प्रोटीन फैक्ट्री। और स्मूथ वाले को कहते हैं हम लोग फैट फैक्ट्री, फैट स्टोर ज़्यादा रहता है इसमें। ठीक है, तो ये आपका SER हो गया फैट फैक्ट्री, और ये आपका RER प्लस राइबोसोम हो गया आपका प्रोटीन फैक्ट्री। तो यहाँ पे रफ और ये सब का आपको बताना जरूरी था, क्योंकि ये सेल में होता है इंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया। अब पूछा जाए इसमें क्वेश्चन अगर आपको बन सकता है कि कौन सा प्रोटीन कहाँ पर बनता है, तो जो भी आपका अगर राइबोसोम ऑप्शन है तो राइबोसोम ऑप्शन टिक कीजिएगा, और अगर राइबोसोम नहीं है तो RER आंसर टिक किया जाएगा। ठीक है, तो जो आपका जैसा हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपका यूकैरियोटिक के बारे में सारा चीज़ बता दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, और जो भी आपका एंजाइम था वो भी सारा, ये सब आपको समझ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे DNA और RNA। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिगर है आपका DNA का। अब यहाँ पे DNA एंड RNA का बात करेंगे, उसके बाद ये सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं DNA एंड RNA का। तो DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जिसको हम लोग दोनों को अगर बात किया जाए तो जेनेटिक मटेरियल इसको कहते हैं, अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक तरह का आपका न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, जिसके अंदर देखिए सारे में Na लगा हुआ है, DNA RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसका डिस्कवरी अगर पूछा जाए कि कौन डिस्कवर किया है, तो इसका डिस्कवर किया है फ्रेडरिक मिश्चर। ठीक है, फ्रेडरिक मिश्चर, MISCHER। ठीक है, फ्रेडरिक मिश्चर। ठीक है, और DNA और RNA भी यही डिस्कवर किए हैं, ये आपके न्यूक्लिक एसिड भी यही डिस्कवर किए हैं, और DNA RNA भी यही डिस्कवर किए हैं। ठीक है, दोनों यही डिस्कवर किए हैं फ्रेडरिक मिश्चर।
ठीक है। और एक ही बॉडी में अंदर दोनों आनुवंशिक पदार्थ नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक ही बॉडी में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको दोनों अभी बताया जाएगा। और ह्यूमन के अंदर जो भी आपका ह्यूमन है उसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, जो भी हम लोग हैं जैसे ह्यूमन, ठीक है। और आरएनए जो है आपका वायरस के अंदर होता है। वायरस अगर बात किया जाए तो आरएनए होता है और डीएनए ह्यूमन के अंदर होता है। और हमारे बॉडी में आरएनए केवल प्रोटीन बनाने में राइबोसोम का मदद करता है। अगर पूछा जाए कि हमारे बॉडी में आरएनए, अगर आरएनए है तो वो क्या करता है, उसका ओनली काम है हमारे बॉडी में राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन बनाना, ठीक है। राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन बनाने में हेल्प करना। आरएनए का काम क्या है, हेल्प करना प्रोटीन फॉर्मेशन में। और डीएनए क्या है आपका, अनुवांशिक पदार्थ है, बड़े जीव जैसे जीवो प्लस बैक्टीरिया का होता है, ठीक है, ये आपका वो है। और जबकि आरएनए क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल है, बट मैक्सिमम वायरस का होता है। कुछ वायरस में डीएनए भी होते हैं, ठीक है, कुछ वायरस में डीएनए भी होता है, तो वो सब आपको अभी बता दे रहे हैं। कुछ वायरस में डीएनए भी होता है। जिस वायरस को आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है उसे रेट्रो वायरस कहा जाता है, ठीक है। जैसे कुछ वायरस को डीएनए भी होता है, ठीक है, और कुछ वायरस को आरएनए भी होता है। तो जिस वायरस को आरएनए अनुवांशिक पदार्थ रहता है उसको हम लोग रेट्रो वायरस कहते हैं। और रेट्रो वायरस का जैसे एग्जांपल अभी जस्ट आपके सामने है कोविड-19। कोविड-19 क्या है, ये एक तरह का आपका वायरस है जो कि आपका रेट्रो वायरस में आता है। जैसे एड्स हो गया, ये भी आपका रेट्रो वायरस में आता है। और अगर पूछा जाए डीएनए का स्ट्रक्चर तो आपके सामने है डीएनए का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं डबल हेलिक्स, ठीक है, डबल हेलिक्स, ठीक है, डबल हेलिक्स होता है। और आरएनए क्या होता है आपका, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल, ठीक है, इसमें डबल का जरूरत नहीं है। और डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है। ये वाटसन और क्रिक के द्वारा बताया गया था। ये जो आपका डबल हेलिक्स सिस्टम है, ठीक है, तो ये आपका किसके द्वारा बताया गया था, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा बताया गया था। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है। और डीएनए में क्या होता है, डाईऑक्सी राइबो शुगर होता है, डाईऑक्सी राइबो शुगर। इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो C5H10O4 होता है। डाईऑक्सी राइबो शुगर होता है। बट आरएनए में क्या होता है, राइबोस शुगर होता है, राइबोस शुगर। बट उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन का नंबर होता है वो 5 होता है। इसको मतलब हम लोग क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर होता है, मतलब C5H10O5। ये आपका है आरएनए का, ठीक है, राइबोस शुगर। और इसमें न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी इकाई आपका न्यूक्लियोटाइड्स होता है। अगर पूछा जाए न्यूक्लिक एसिड का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, वो आपका न्यूक्लियोटाइड्स होता है। और ये शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। और इसका जो फॉर्मेशन अगर बात किया जाए इसका न्यूक्लियोटाइड्स का, तो इसमें आपका क्या क्या होता है, शुगर होता है, फिर आपका नाइट्रोजन बेस होता है, फिर आपका एक फॉस्फेट होता है, ठीक है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, ये सारा मिलके आपका ये न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन जिसमें होता है वो आपका नाइट्रोजनस बेस कहलाता है। नाइट्रोजन बेस का ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस एक तरह का आपका बिल्डिंग ब्लॉक है आपका न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि न्यूक्लियो एसिड इससे बनता है, ठीक है। अब इसमें देखिए जो आपका जो भी ये जो बताया गया अभी आपको नाइट्रोजनस बेस, इसमें देखिए टोटल 2 टाइप में इसका डिवीज़न है। एक होता है आपका प्यूरिन, ठीक है, और एक होता है आपका पैरिमिडीन, PYRIMIDINE, ठीक है, प्यूरिन और पैरिमिडीन। अब प्यूरिन में देखिए क्या होता है, इसका भी 2 पार्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एडिनिन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका GUANIN, गुआनिन, ठीक है, एडेनिन गुआनिन। और इसमें भी देखिए पैरिमिडीन में भी 2 पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। इसमें होता है आपका थाइमिन, THYMINE, ठीक है, और इसमें देखिए आपका होता है साइटोसिन, SINE। और एक और पार्ट होता है आपका यूरासिल। देखिए यहाँ पे सारा आपको दिख रहा होगा, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन।
और एक यूरासिल है, वो आपको बताते हैं कहाँ पे वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये सारा आपका है जो आपका नाइट्रोजनस बेस जो होता है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है आपका नाइट्रोजनस बेस, और जो न्यूक्लियोटाइड्स का है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनता है, तो वो ये सब सारा आपका बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, ये आपको सारा भी बताते हैं कैसे कनेक्ट होता है एक दूसरे में। और डीएनए जो है 4 बेस से मिलकर बना होता है, तो 4 बेस अगर डीएनए का पूछा जाए तो डीएनए आपका 4 ही बेस से मिलकर बना होता है, जो कि आपके सामने यहाँ पे है। ये जो आपका है, ये एडेनिन, गाइनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये आपका बेस है। तो ये आपका डीएनए क्या होता है, 4 बेस से मिलकर बना होता है। बट आरएनए भी 4 बेस से मिलकर बना होता है, बट डिफरेंस क्या है, आरएनए भी 4 बेस से मिलकर बना होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, सारा चीज़ कॉमन है, बट इसमें एक डिफरेंस क्या है कि इसमें थाइमिन होता है। ठीक है, डीएनए में। और इसमें क्या होता है कि बाकी और सारा तो होता है, बट ये थाइमिन के जगह पे क्या होता है, यूरासिल होता है। ठीक है, तो ये आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है और थाइमिन होता है इसमें। ठीक है, बाकी सारा एडेनिन, गाइनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है डीएनए में। और बस इस थाइमिन को हटा के आप यूरासिल लगा दीजिए तो आपका आरएनए का 4 बेस हो जाएगा। तो आपका डीएनए का भी 4 बेस, आरएनए का भी 4 बेस। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, कौन किसके कंप्लीमेंट्री होता है, ये फिगर में देखिए समझ में आएगा। तो आपको ये बता दिया गया 4 बेस होता है। और आप फिगर को भी ऑब्जर्व कीजिए, देखिए उससे भी कुछ आपको पता चलेगा कि क्या इसके कौन सा किसके डिवीज़न में किसके कंप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोटाइड बेस जो होता है आपका, जो भी आपका न्यूक्लियोटाइड बेस है, ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड बेस है। तो ये आपका क्या है, बैकबोन ऑफ डीएनए या आरएनए। अगर डीएनए और आरएनए का बात किया जाए तो ये आपका बैकबोन होता है। ठीक है, जो भी आपका ये जो बेस सब दिख रहा है यहाँ पे, तो डीएनए का बेस है। आरएनए का बेस में खाली आप थाइमिन को हटा के यूरासिल ऐड कर दीजिए, वो आपका आरएनए का बेस हो जाएगा। और इसमें अगर पूछा जाए न्यूक्लियोसाइड्स, तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड प्लस फॉस्फेट का मिक्सचर है, कंपाउंड है। ठीक है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। और न्यूक्लियोसाइड्स में आपका शुगर प्लस क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे जो लिखा हुआ है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस ये फॉस्फेट। ठीक है, और वाटसन एंड क्रिक ने यह बताया था कि डीएनए में 2 लड़ियाँ होते हैं, जो कि आपका ये आपका हेलिकल से बता दिया गया था, 2 लड़ी होता है जो एक दूसरे के पूरक होता है। एक दूसरे के पूरक कहने का मतलब यहाँ पे देखिए जो रेड वाला है ये ग्रीन से ही कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, रेड वाला कौन सा है, एडिनिन, ये आपका हमेशा कनेक्ट करेगा थाइमिन से। ठीक है, एडिनिन हमेशा कनेक्ट होगा थाइमिन से। और आपका देखिए ये ब्लू वाला कनेक्ट हो रहा है ये ग्रीन ये वाले से। ठीक है, ब्लू वाला कनेक्ट हो रहा है इससे। तो यहाँ पे गुआनिन कनेक्ट होगा आपका साइटोसिन से ऑलवेज। तो ये आप देख लीजिए, इस तरह का कनेक्शन होता है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि कौन सा बेस जो है किसके कंप्लीमेंट्री होता है। क्योंकि डीएनए का जो स्टैंडर्ड होता है वो दूसरे के स्टैंड के बिना वो एक दूसरे के बिना स्टैंड नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे एडिनिन है तो एडेनिन के साथ थाइमिन होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे गुआनिन है तो गुआनिन के साथ साइटोसिन होना ज़रूरी है। तो ये सब आपको बता दिया गया। और अगर पूछा जाए इसमें लेंथ ऑफ वन हेलिक्स का अगर लेंथ पूछा जाए, एक हेलिक्स का, एक राउंड का, ठीक है, तो वो कितना होता है, वो आपका होता है 3.4 नैनोमीटर 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रम में पूछा जाए तो 34 एंगस्ट्रम हो जाएगा। और एंगस्ट्रम का वैल्यू एक एंगस्ट्रम में क्या होता है, 10⁻⁻⁻। तो ये आपको याद रखना चाहिए, 3.4 नैनोमीटर, 34 एंगस्ट्रम का लेंथ होता है। और इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर अगर पूछा जाए, 1 हेलिक्स ऑफ डीएनए में, तो एक हेलिक्स ऑफ डीएनए में नंबर ऑफ बेस पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ बेस कितना यूज होता है, 10 बेस यूज होता है आपका एक हेलिकल पाथ में। ठीक है, और आपका डीएनए से डीएनए की बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अगर डीएनए से हम डीएनए बना सकते हैं तो डीएनए से डीएनए जब बनता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। जब हम लोग डीएनए से आरएनए अगर बना रहे हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन सेम और ट्रांसक्रिप्शन अदर दूसरे में। और अगर डीएनए से आरएनए बनाने में जो एंजाइम हेल्प करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस एंजाइम को ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जिस एंजाइम के हेल्प से अगर हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं तो उसको ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। और आरएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अगर आरएनए से
जो डीएनए बनाने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी हम लोग डीएनए से आरएनए बना रहे थे तो उसको हम लोग कहते थे ट्रांसक्रिप्शन। तो अब यहाँ पे आरएनए से डीएनए बना रहे हैं तो इसमें क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे यूज़ होगा। तो आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। आरएनए से अगर प्रोटीन बना रहे हैं तो आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, क्रिप्टोज हो गया, और रेप्लिकेशन हो गया। तो ये सारा आपको बता दिया गया कि अगर आरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं, आरएनए से डीएनए बना रहे हैं, डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है आरएनए से डीएनए बनाने में, उस एंजाइम का क्या नाम है, तो ये सब भी आपको बता दिया गया। और जब वायरस हमारे बॉडी में इंटर करता है तो आरएनए को डीएनए में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, परिवर्तित करेगा। जैसे वायरस क्या हो रहा है ना कि वायरस के अंदर आरएनए है, तो आरएनए जब है तो वो तो नॉन लिविंग है, जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो आरएनए क्या होता है वायरस का, वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है कन्वर्ट करने का, तो इसी को होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आपको जो बताया गया कि आरएनए जो डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है, वो ये इसलिए बताया गया कि वायरस अगर इंटर कर रहा है तो आरएनए से डीएनए, या वायरस क्या हो रहा है बॉडी से बाहर निकलेगा तो डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होगा। तो ये सब सारा बताने का मतलब आपको यही था। और अगर एक वर्ड आता है आपका डीएनए फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, लगभग 95% के आसपास सारे लोग का डीएनए इक्वल होता है। ठीक है, बट जो ये 5% जो आपका रेस्ट बचा हुआ है, तो इसी में क्या होता है, डीएनए जो है ना हर एक ह्यूमन का अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, डीएनए, तो इसी से आपको डीएनए प्रिंटिंग से पता चलता है कि किसका डीएनए क्या है। ठीक है, तो आपको डीएनए के बारे में सारा कुछ पता चल गया और आरएनए के बारे में भी सारा कुछ पता चल गया। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डीएनए आरएनए हो गया। अच्छा, यहाँ पे स्लाइड ख़त्म हो गया, तो एक स्लाइड और लेते हैं, स्पेस है कहीं, तो एक स्लाइड और। अच्छा, यहाँ पे ही हम थोड़ा सा बता देते हैं फर्स्ट वाले में ही। ठीक है, तो इसमें देखिए एक यहाँ पे होता है सेल डिवीज़न। अब सेल का जो डिवीज़न हो रहा है वो हम बात कर लेते हैं। देखिए, सेल बात कर लिए, सेल कितने टाइप का होता है वो बात कर लिए, डीएनए आरएनए बात कर लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न क्या होता है कि सेल का जो टूटना है, ताकि सेल का संख्या जो होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर सके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस से वो सेल ग्रोथ करता है, तो ग्रोथ करने के लिए सेल का डिवीज़न होना जरूरी है। तो जो ये सेल डिवाइड होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका विभाजन। तो ये सेल डिवीजन दो प्रकार से होता है, दो टाइप से होता है सेल डिवीजन। एक होता है आपका माइटोसिस, ठीक है, एक होता है आपका माइटोसिस, और एक होता है मियोसिस। ठीक है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। अब देखिए इसमें क्या होता है, माइटोसिस में देखिए क्या होता है कि अगर आपका गुणसूत्र है, क्रोमोसोम, वो आपका 46 अगर है, तो विभाजन होने के बाद भी 46 ही हो। ठीक है, डिवीज़न होने के बाद भी 46 ही हो, मतलब जो नॉर्मल है घटे नहीं, तो वो आपका होता है माइटोसिस। ठीक है, और मियोसिस में क्या होता है कि जो आपका गुणसूत्र है वो 46 से 23 में अगर कन्वर्ट हो गया, 23 के पेयर में, मतलब 46 है और ये इधर हो गया 23 और इधर भी हो गया 23, तो ये आपको मियोसिस में आता है। ठीक है, और ये मियोसिस में आता है। और अगर देखा जाए जो स्टोमिक सेल होता है, जो भी अगर पूछा जाए कि ये मियोसिस, तो मियोसिस क्या होता है, ये सेक्सुअल सेल को छोड़कर जो भी सेल्स होता है अपने बॉडी में, जैसे आपका कौन सा सेल हो गया, नोज़ का सेल हो गया या स्किन का सेल हो गया, वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो मिटोसिस आपका किस में आता है, सेक्सुअल सेल को छोड़कर जितना भी सेल है आपके बॉडी में, उसको हम लोग मिटोसिस में कहते हैं, जिसको हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं मिटोसिस को। और मियोसिस जो है आपका, इसको हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, मतलब घटता है इसमें। तो सेक्सुअल सेल को छोड़कर जितना भी आपका सेल है, ठीक है, बॉडी में, वो सारे जो किस में आएगा, माइटोसिस सेल में आएगा। और मियोसिस सेल में क्या होगा कि मियोसिस सेल जो भी आपका हमारे सेक्सुअल्स कैरेक्टर्स जो डेवलप होता है, वो आपका जो सेक्सुअल सेल इसमें आ जाएगा सेक्सुअल सेल। तो इसमें सेक्सुअल्स कैरेक्टर जो डेवलप होता है वो आपका मियोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये आपको हम लोग हिंदी में लैंगिक कोशिका भी कहते हैं, और ये आपका स्टोमिक सेल भी इसको कहा जाता है, मिटोसिस को, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं देहिक कोशिका। ठीक है, और इसी में आपको बात किया जाए, सेल डिवीज़न दो टाइप का हो गया जो कि आपको समझना था।
मियोसिस और माइटोसिस। मियो मतलब ओ वाला वर्ड, मीओ, अब माइटो, ये याद रखिएगा, ठीक है। मियो हो गया सेक्सुअल, माइटो हो गया सेक्सुअल को छोड़कर जितना भी सारा सेल है आपका। और एक यहाँ पे एक टर्म आता है डॉटर सेल, ठीक है। डॉटर सेल मतलब जब एक सेल को विभाजन करके दूसरे सेल बनाते हैं, दूसरा सेल बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डॉटर सेल। तो इसमें डॉटर सेल क्या हो जाएगा, 46 का डॉटर सेल क्या हो जाएगा, 23 का डॉटर सेल, ठीक है। अब 46 का, इसमें मिटोसिस में भी 46 का डिवीजन होगा, 46 में 46 का डिवीजन होगा 46 में, तो ये भी आपका क्या होगा, डॉटर सेल होगा। तो 46 ये भी आपका डॉटर सेल कहलाता है। मतलब डॉटर सेल एक टर्म अगर आया तो आपको डिवीजन होने के बाद जो नंबर ऑफ सेल होता है उसको कहते हैं हम लोग डॉटर सेल। और मियोसिस में 4 डॉटर सेल होते हैं 23 के, ठीक है। मियोसिस में 4 डॉटर सेल, इसका मतलब क्या, इसमें भी 23 डिवाइड होगा। अगर पूछा जाए मियोसिस में तो इसमें भी आपका 23 डिवाइड होता है। तो ये आपका मियोसिस में 4 डॉटर सेल होता है। तो ये यहाँ पर सारा आपका, आपको एक एक करके सारा बता दिया गया। थोड़ा सा पेशेंस से सुन लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा और कोशिश किया गया बताने का। तो देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव है तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको नेक्स्ट सेशन में देखते हैं कोई और टॉपिक लिया जाएगा बायोलॉजी का, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।